हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में विभेद कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वह आते हैं। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होती है कोशिकाओं के अंतर्गत, इनमें विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत एक जो हमें यहाँ पर पद दिया है इसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा हमें यहाँ पर पद दिया है उसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। अगर इन दो चक्रों की बात करें तो इन प्रक्रमों के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार से विभेद होता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम होता है ये यहाँ पर रेखीय प्रकार का प्रक्रम होता है, तो इसे रेखीय प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। परंतु क्रेब्स चक्र की बात करें तो ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है चक्रीय प्रक्रम होता है, यानी कि चक्रीय रूप से इसका जो है प्रक्रम चलता है, तो इसे चक्रीय प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो श्वसनाधार होता है वह श्वसनाधार यहाँ पर ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पर जो है श्वसनाधार इसके अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा होगी। परंतु जो क्रेब्स चक्र होता है इसके अंतर्गत जो श्वसनाधार पाया जाता है वह यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम होता है, तो इसके अंतर्गत जो श्वसनाधार होगा उसे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो उत्पाद निर्मित होता है वह उत्पाद यहाँ पर पायरुविक अम्ल होता है, तो इसके अंतर्गत उत्पाद की जो प्राप्ति हुई है वो पायरुविक अम्ल के 2 अणु हमें इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, और यहाँ पर क्रेब्स चक्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत यहाँ पर CO2 की मात्रा पाई जाती है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जल की मात्रा पाई जाती है, वो इसके अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें जो ऊर्जा निर्मित होती है इसके अंतर्गत अगर हानि की हम बात करें तो हानि के अंतर्गत 2 ATP की यहाँ पर जो है हानि संपन्न होती है। और लाभ की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें 4 ATP की मात्रा यहाँ पर प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त 2 NADPH2 के अणु भी इसके अंतर्गत जो है प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल जो हमें यहाँ पर लाभ होता है वो कुल लाभ यहाँ पर 8 ATP का इसके अंदर। तो क्रेब्स चक्र की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से इस क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो है 2 ATP की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो NADPH2 की संख्या होती है वो यहाँ पर 6 होती है, तो इसमें 6 NADPH2 का निर्माण संपन्न होता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 FADH2 के अणु भी निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो कुल ऊर्जा निर्मित होती है वो 24 ATP की ऊर्जा निर्मित होती है। अगर यहाँ पर स्थान की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रक्रम होता है वो कोशिका की कोशिका द्रव्य में यहाँ पर संपन्न होता है, जबकि क्रेब्स चक्र की अगर बात करें तो यह कोशिका द्रव्य के एक मुख्य स्थान जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं उसमें संपन्न होता है, तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।